चलिए, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि आज की क्लास में हम टॉप 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खेल शिक्षा एवं योगा वाले भाग से हल करेंगे। तो बिल्कुल आज की क्लास में उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हमको डिस्कस करना है विथ आंसर। तो आज का सेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम निकाल करके एक बार दो बार इसको देखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि फोकस इस तरह से रहे कि जिन क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करते आगे बढ़ूंगा उसका आंसर आपको परमानेंट याद हो जाए एग्जाम तक, मतलब कि 15 सितंबर तक उसके आंसर आपको मालूम रहे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है और आप सभी का थोड़ा सा सपोर्ट मुझे चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स हॉस्टल वार्डन की प्रिपरेशन जो है वो द CGPSC कोच के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, आपको करना ये है कि आप गूगल सर्च में जाइएगा और वहां पर द CGPSC कोच सर्च कीजिएगा और द CGPSC कोच सर्च करने के बाद द CGPSC कोच का जो प्रोफाइल आएगा उसमें रिव्यू में जाकर के 5 स्टार रेटिंग देते हुए हॉस्टल वार्डन प्रिपरेशन को लेकर के जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं उसको कमेंट करके मेंशन कीजिएगा। ये मेरी और फर्म की रिक्वायरमेंट है और इसमें आपको कोई अमाउंट या कॉस्ट नहीं लगना है। सो आप लोगों से थोड़ा सा फेवर की मुझे रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। टाइम निकाल करके जरूर इसको कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ऑप्शंस को देखें तो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग मोड पर आप हैं तो आंसर को अप्रोच करना इजी हो जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मोड के साथ साथ नॉलेज का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शन से फाइनल आंसर को सिलेक्ट करें तब ये तब की बात है जब हमको बिल्कुल भी कुछ नॉलेज ना हो, ठीक है। तो समझिएगा, ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, क्योंकि जब हम पढ़े होते हैं तो काफी सारी चीजें हमको पता होती हैं और काफी सारी चीजें हमको परफेक्टली नहीं पता होती है। तो जो पता होती है उसी का उपयोग करके जो नहीं पता होती है उसको हमको बताना होता है। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, एकल छात्रावास के लिए प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? एकल छात्रावास के लिए प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है ना। यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को, किसको? प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को ऑप्शन ए देखिएगा, छात्रावास चलाने के लिए जिम्मेदार बोर्ड या ट्रस्ट। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, चिकित्सा अधिकारी। तीसरा ऑप्शन अधीक्षक या वार्डन, हॉस्टल वार्डन। बाल समितियों के बाल प्रतिनिधि। इसमें देखेंगे जो बाकी 3 ऑप्शन हैं वो किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में, नामित करने के संबंध में मैच नहीं करता है। चिकित्सा अधिकारी के पास ये पावर नहीं होगा, न ही हॉस्टल वार्डन के पास ये पावर होगा, बाल समितियों के बाल प्रतिनिधि के पास भी ये पावर नहीं होगा, ठीक है। तो एकल छात्रावास के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? तो छात्रावास चलाने के लिए जिम्मेदार बोर्ड, प्रबंधन या ट्रस्ट, ठीक है। छात्रावास चलाने के लिए जिम्मेदार बोर्ड, प्रबंधन या ट्रस्ट। प्रश्न को बहुत गहराई से निर्मित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा, छात्रावास में बाया खेलकूद के लिए किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए? ठीक है, बाया खेलकूद के लिए किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए? आपको जो आंसर समझ में आता है, क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने है, कमेंट करके आप अपना आंसर देते रहें और मैं भी अपना फाइनल आंसर जो है आपको शेयर करते रहूंगा। तो देखिएगा, बाया खेलकूद के लिए बोर्ड खेल, कला आपूर्ति, पर्याप्त खेल सामग्री और संगीत वाद्य यंत्र, ठीक है। तो बाया खेलकूद के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, पर्याप्त खेल सामग्री। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, पर्याप्त खेल सामग्री। आ रही बात समझ में? वैसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इसको सीक्वेंस में हम करते जाएंगे। तो छात्रावास सामान्यतः किस प्रकार के संगठन होते हैं? छात्रावास सामान्यतः किस प्रकार के संगठन होते हैं? लाभकारी, शुभकारी, गैर लाभकारी, उपरोक्त सभी। तो छात्रावास जो है ये आपका गैर लाभकारी प्रकार का संगठन होता है, क्योंकि छात्रावास खोलने से सरकार को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं होता है ना भाई। हाँ, सामाजिक लाभ जरूर होता है, तो ये गैर लाभकारी। तो यहाँ पर लाभकारी का जो तात्पर्य है वो आर्थिक लाभ से है। तो छात्रावास सामान्यतः किस प्रकार के संगठन होते हैं? तो गैर लाभकारी। अब मान लो ये चीज कहीं आपने नहीं भी पढ़ा है
तो आप तर्क लगा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि भाई हॉस्टल खोलने से, बच्चों को वहां ले जाकर पढ़ाने से गवर्नमेंट को किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट तो होता नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे लोग मंथली फीस देते हो, ईयरली फीस देते हो, या पेरेंट्स उनके फीस सबमिट करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट अपने फंड से ये सारे काम करती है, तो गैर लाभकारी की श्रेणी में ये आएगा। ठीक है, चलिए सीक्वेंस में ही चलते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 आपके सामने है ना। यदि छात्रावास में एक आगंतुक डॉक्टर चिकित्सीय जांच के दौरान बच्चों में कमियों की पहचान करता है तो कार्यवाही की अनुशंसित प्रक्रिया क्या है? बच्चों की पहचान करता है तो कार्यवाही की अनुशंसित प्रक्रिया क्या होगी, ये हमको बताना है। देखिएगा ऑप्शन ए है, डॉक्टर को तत्काल उपचार के लिए दवा लिखनी चाहिए, बच्चों को आगे की चिकित्सा देखभाल के लिए घर भेजा जाना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए मेन्यू भोजन सूची को अनुकूलित किया जाना चाहिए, ये पॉसिबल है। छात्रावास के कर्मचारियों को डॉक्टर की सिफारिश को नजरअंदाज करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर तत्काल उपचार के लिए दवा लिखनी चाहिए ना होकर के फाइनल आंसर आपका क्या होगा? पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए भोजन सूची को अनुकूलित किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर होगा सी। आ रही बात समझ में? फिर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने है। सरकारी सहायता प्राप्त छात्रावासों में बच्चों को वर्दी या वेशभूषा, स्कूल ड्रेस की बात हो रही है, कैसे प्रदान की जानी चाहिए? ठीक है, स्कूल ड्रेस जो है वो कैसे प्रदान की जानी चाहिए? बच्चों को वर्दी स्वयं खरीदनी होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, छात्रावास प्रत्येक बच्चे के लिए वर्दी प्रदान करता है, स्कूल ड्रेस प्रदान करता है। वर्दी केवल लड़कियों के लिए प्रदान की जाती है, लड़कों के लिए नहीं, ये भी असत्य है। ठीक है, सरकारी सहायता प्राप्त छात्रावासों में वर्दी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर क्या है? छात्रावास प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस या वर्दी प्रदान करता है। प्रश्न को देखकर ऑप्शन को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है इसका सही उत्तर क्या है। इसमें तर्क वितर्क की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार से देखिए टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं, है ना, टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सामान्य समझ से आसानी से 4 में से 4 अंक हासिल किए जा सकते हैं, और इसीलिए तो पूरी क्लासेस हो रही है ताकि आपके 4 में से 4 अंक आए। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा, सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त स्वतंत्र छात्रावासों के लिए प्रवेश प्रक्रिया कैसे निर्धारित की जाती है? प्रवेश प्रक्रिया की बात हो रही है। उपयुक्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार, ये तो होगा ही। प्रबंधन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार, नहीं। केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के द्वारा, नहीं। बाल कल्याण समिति CWC की सहमति से, बाल कल्याण समिति CWC की सहमति से, तो ये भी नहीं, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार, सरकार जो मापदंड निर्धारित करेगी उसके अनुसार बच्चों को लिया जाएगा। छात्रावासों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, अभी देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? छात्रावासों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? लाभ अधिकतम करना, बिल्कुल नहीं, लाभ के लिए तो नहीं। एक पोषणकारी और सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, ये पॉसिबल है ना। उसके बाद अन्य जो 2 ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं, ये पेज की स्टार्टिंग में है। कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। यातनाओं और उत्पीड़न को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक पोषणकारी और सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, बी इसका जो है वो सही उत्तर है, राइट आंसर है। आई बात समझ में? प्रश्न क्रमांक 6 में भी नॉलेज की आवश्यकता नहीं थी, क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है इसका सही आंसर क्या होगा। इसी समझ की मैं बात कर रहा हूं कि विपरीत परिस्थितियों में जब आपकी तैयारी ना हो तब सही उत्तर को आपको कैसे अप्रोच करना है। अरे बात समझ में? अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7 पे मैं बात कर चुका हूं, प्रश्न क्रमांक 8 आपके सामने है। छात्रावास में साफ सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? साफ सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? न्यूनतम सफाई सामग्री प्रदान करना, नहीं। अतिथियों की प्रतिक्रिया पर ध्यान न देना, नहीं, ध्यान देना पड़ेगा। कीट नियंत्रक कार्यक्रम क्रियान्वित करना, नहीं। सफाई कर्मियों की संख्या कम करना, ठीक है। तो सफाई कर्मियों की संख्या को कम करने से तो होगा नहीं,
स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो कीट नियंत्रक कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 जो है, इस प्रश्न क्रमांक 8 जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी कीट नियंत्रक कार्यक्रम क्रियान्वित करना। प्रश्न क्रमांक 9 आपके सामने है, छात्रावास की स्वच्छता एवं साफ सफाई पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी है। छात्रावास की स्वच्छता एवं साफ सफाई पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसकी है। छात्रावास निवासी, पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता मार्गदर्शक, भोजन समिति और अनुरक्षण कर्मचारी। तो यहाँ पर देखिएगा 4 जो ऑप्शन है, इसमें जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सा बात करें हम, छात्रावास की स्वच्छता एवं साफ सफाई पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी, साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी नहीं कहा जा रहा है, साफ सफाई पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पर्यवेक्षक और स्वच्छता मार्गदर्शक। अरे बात समझ में। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है, छात्रावास में भंडार की बर्बादी को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। भंडार की बर्बादी को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सुपर बाजार से थोक में खरीदी करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उत्पादकों के साथ अनुबंध करना चाहिए, नहीं। सुरक्षित रहने के लिए अधिक मात्रा में भंडार जारी करना चाहिए, नहीं। निर्धारित पैमाने के अनुसार समस्याओं का विनिमय करना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 10 जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, निर्धारित पैमाने के अनुसार समस्याओं का विनिमय करना चाहिए। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ये सब छात्रावास प्रबंधन से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद हम योग की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, खेल की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न क्रमांक 11। यदि आपको इसका सही आंसर मालूम है तो तुरंत कमेंट में इसका आंसर आप कमेंट करें। छात्रावास में संकट प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या है। छात्रावास में संकट प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या है। नियम तोड़ने को प्रोत्साहित करना, ना। आपातकालीन स्थितियों की प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना, कठोर प्रोटोकॉल को स्थापित करना, नहीं। विवादों को संबोधित करने से बचना, नहीं। तो ए, सी और डी ऑप्शन कट जा रहे हैं। छात्रावास में संकट प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या है, आपातकालीन स्थितियों की प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना, ये इसका सही उत्तर होगा। वैसे ही प्रश्न क्रमांक 12 आपके सामने है, वित्तीय निरीक्षण से संबंधित छात्रावास वार्डन, हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी में से एक क्या है। हॉस्टल वार्डन के दायित्व क्या है, वो अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है। आप सभी को मैं जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं, द सीजीपीएससी कोच हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखेंगे तो हॉस्टल वार्डन की पूरी तैयारी के लिए सब्जेक्ट वाइज पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड मोड पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई गई है, पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो चैनल में विजिट करके लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए नोट्स के फॉर्मेट में हॉस्टल वार्डन सब्जेक्टिव बुक द सीजीपीएससी कोच की हमारे द्वारा, और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव बुक प्रैक्टिस के लिए द सीजीपीएससी कोच की उपलब्ध कराई गई है। ये सारे क्वेश्चंस हॉस्टल वार्डन ऑब्जेक्टिव बुक से ही मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, जो अभी पब्लिश हुई है। और ध्यान दीजिएगा, जो हॉस्टल वार्डन ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें मैथ्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो नहीं है, मैथ्स के नहीं है। मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन किस बुक में है हमारे, वो हमारे सब्जेक्टिव बुक में है। ठीक है, तो हमने इस तरह से प्लान किया था कि फ्री क्लासेस के साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बुक प्रोवाइड कराते हुए पूरी तैयारी आप सभी की करवाएं। आगे बढ़ते हैं। तो छात्रावास वार्डन की जिम्मेदारी की जहां तक बात है तो कल की क्लास में मैंने इसको बताया भी था। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, वित्तीय निरीक्षण से संबंधित जिम्मेदारी के बारे में बात करेंगे। तो ऑप्शन ए, छात्रों के अनुशिक्षण शुल्क का प्रबंध करना। शुल्क का प्रबंध करना हॉस्टल वार्डन का काम नहीं है। छात्रावास से संबंधित खातों के लिए बैंक समाधान विवरण की समीक्षा करना, ये सही है, बैंक समाधान की समीक्षा करना। विश्वविद्यालय से कोई कनेक्शन नहीं है। संकाय के वेतन को मंजूरी देने का भी जो काम है वो हॉस्टल वार्डन का नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ने से ही डायरेक्ट आंसर अप्रोच हो रहा है। ठीक, अब इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 हमारे सामने है, एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है, ये हमको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर एक छात्र छात्रावास, मतलब एक छात्रावास की बात हो रही है जहां पर छात्र निवास करते हैं।
तो निवासियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए क्या भूमिका निभाता है? तो ऑप्शंस को पढ़ना है और उसके बाद आंसर को अप्रोच करना है। क्या भूमिका निभाता है? तो देखिएगा, स्वच्छता संबंधी मुद्दों की उपेक्षा करना, उपेक्षा करना गलत। सखा, स्वच्छता नियमों को लागू करना और अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाना, नहीं, जुर्माना वगैरह लगाने का काम नहीं होता। छात्रों की सुविधा के लिए नियमित सफाई और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए छात्रावास सुविधाओं का उपयोग करने से छात्रों को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना तो ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, छात्रों की सुविधा के लिए नियमित सफाई और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14, वे कौन से सुरक्षा और रक्षा उपाय हैं जो एक छात्रावास अपने निवासियों की सुरक्षा के लिए कर सकता है ना? यहाँ पर आपको क्या बताना है? सुरक्षा उपाय, सुरक्षा और रक्षा उपाय क्या है जो एक छात्रावास अपने निवासियों की सुरक्षा के लिए कर सकता है। ठीक है, गैर निवासियों को छात्रावास परिसर में निर्बाध प्रवेश की अनुमति, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नियमित सुरक्षा अभ्यास और निकासी प्रक्रिया का संचालन, तो ये बिल्कुल सही है, बी इसका राइट आंसर है। हर समय मुक्त द्वार की नीति को प्रोत्साहित करना, नहीं। सुरक्षा उपकरणों के रख रखाव में लापरवाही बरतना, नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? नियमित सुरक्षा अभ्यास और निकासी प्रक्रिया का संचालन करना। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई बालवाड़ी योजना, देखो शैक्षणिक योजनाएं और सब कुछ और सरकारी जो योजना है इसके बारे में भी क्लासेस में हम लोगों ने बातचीत की है। तो जो बालवाड़ी योजना है इसके बारे में बात हो रही है। बालवाड़ी योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई बालवाड़ी योजना मदद करती है। तो ये जो बालवाड़ी योजना है ये किस चीज में मदद करती है ये हमको बताना है। ठीक है, बालवाड़ी योजना किस चीज में मदद करती है? नई शिक्षा नीति के अनुसार खेल कूद में बच्चों के सीखने समझने की क्षमता का विकास करना। बालवाड़ी योजना इससे संबंधित नहीं है। बच्चों एक मिनट, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई बालवाड़ी योजना हाँ नई शिक्षा नीति का समर्थन करती है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार खेल कूद में बच्चों के सीखने समझने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन ए इससे संबंधित है। ऑप्शन बी देखेंगे, बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें स्कूल के माहौल के लिए तैयार किया जाना। तो बालवाड़ी का मूल उद्देश्य यही है कि उनको स्कूल के लिए तैयार करना, तो ये भी है। और प्रत्येक बालवाड़ी में पदस्थापित संबद्ध प्राथमिक विद्यालय के एक सहायक शिक्षक की नियुक्ति करना। तो सहायक शिक्षक की नियुक्ति बालवाड़ी में होगी, उन्हीं के माध्यम से उद्देश्यों की पूर्ति होगी, ये भी है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ की सुघ्घर पढ़वैया योजना किन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है? सुघ्घर पढ़वैया योजना जो है किन विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला है सरकारी कॉलेज, दूसरा ऑप्शन है सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय, राज्य के सभी विद्यालय, निजी स्कूल और निजी कॉलेज। तो सुघ्घर पढ़वैया योजना जो है ये ध्यान दीजिएगा, सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, जो प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला जो है ना, इन दोनों के छात्रों के लिए है सुघ्घर पढ़वैया। मिशन बुनियाद का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? मिशन बुनियाद का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश मतलब ये आपका जो है कहाँ से है? दिल्ली से है। मिशन बुनियाद का जो संबंध है वो कहाँ से है? दिल्ली से है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ मूव करते हैं। मिशन बुनियाद को प्रारंभ करने की प्रमुख वजह, मिशन बुनियाद को प्रारंभ करने की जो कारण है, जो प्रमुख वजह है वो क्या है, यहाँ पर हमको बताना है। प्रश्न क्रमांक 18, मिशन बुनियाद को प्रारंभ करने की प्रमुख वजह क्या है, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए है प्राथमिक कक्षाओं में सीखने के स्तर में सुधार लाना, प्राथमिक कक्षाओं में सीखने के स्तर में सुधार लाना। ठीक है, तो पॉसिबल है। माध्यमिक कक्षाओं में सीखने के स्तर में, तो मिशन बुनियाद को प्रारंभ करने की जो मुख्य वजह है वो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है, प्राथमिक कक्षाओं में सीखने की स्तर में सुधार लाना। ठीक है, अब आपको आगे के लिए इसका कॉन्सेप्ट जो है, डेटा जो है वो अपने माइंडसेट में रखना है, ध्यान में रखना है। मिशन बुनियाद प्राथमिक कक्षाओं में
सीखने के स्तर में सुधार लाने हेतु। तो मिशन बुनियाद का उद्देश्य पूछा जाए तो यही उसका उद्देश्य है। मिशन बुनियाद कितने कक्षा तक के छात्रों को लक्षित करता है? ठीक है, कक्षा 4 से 8 तक, कक्षा 3 से 8 तक, कक्षा 5 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक। तो मिशन बुनियाद जो है कक्षा 3 से 8 तक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, कक्षा 3 से 8 तक। ठीक है, कक्षा 3 से 8 तक मिशन बुनियाद की शुरुआत हुई। तो मिशन बुनियाद की शुरुआत कब हुई? ये आपका हुआ है अप्रैल 2019 में। मिशन बुनियाद की शुरुआत कब हुई है? तो अप्रैल 2019 में मिशन बुनियाद की शुरुआत हुई है। किस प्राचीन ग्रंथ का श्रेय पतंजलि को जाता है और इसे योग के दर्शन और अभ्यास पर मूलभूत कार्य माना जाता है? अब ये प्रश्न जो है वो योग वाले भाग से है। पतंजलि को लेकर के जो योग वाली मेरी क्लास थी उसमें सारा डेटा बहुत स्पष्ट रूप से मैंने क्लियर किया है। क्लास के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, निश्चिंत रहिए उसको लेकर के। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में प्रयास किया गया है कि टॉपिक से और डीप क्वेश्चन यदि कुछ बनते हैं तो उसको भी उठा लिया जाए। हमारी जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें देखिएगा लगभग 250 के आसपास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक के हैं। और इस 250 मतलब क्वेश्चन कितने आने हैं? 4। तो आप देखिएगा 4 प्रश्नों की तुलना में 250 क्वेश्चन लगभग आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि क्वेश्चन टफ लेवल का भी आएगा ना तो भी इसके बाहर नहीं जाएगा। सेम का सेम क्वेश्चन ना भी मिले तो 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करते हुए क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है, बार बार करना है, छोड़ना नहीं है। तो इसको लेकर के मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। पतंजलि को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, योग सूत्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, योग सूत्र। ठीक है, आप में से जिनको भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है क्लास के साथ साथ आप लोग कमेंट करके आंसर लगातार बताते जाएं। योग का अर्थ मन की क्षमता को बनाए रखना जिसे कार्य के कुशल निष्पादन के लिए। तो श्रीमद् भगवद गीता वाला कॉन्सेप्ट मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, कार्य के कुशल निष्पादन के लिए। तो उसमें जो स्टेटमेंट था कर्मसु कौशल सप्तत्व दुख संयोग पुरुष। तो देखिएगा कार्य के कुशल निष्पादन के लिए क्या होगा? सी इसका सही उत्तर होगा, पुरुषौ। ठीक है, पुरुषौ इसका सही उत्तर होगा, सी इसका सही आंसर है। योग का अर्थ है एक व्यायाम मात्र नहीं, स्वयं को विचलित करने की विधि। विचलित करने की विधि तो नहीं है। वास्तविकता से पलायन नहीं, स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वयं को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जो है वो क्या है? योग है ना। ये सब जो क्वेश्चंस है वो अदर स्टेट के दूसरे एग्जाम्स वगैरह में जो आए हुए क्वेश्चन है इन सब टॉपिक से। हमारे स्टेट में हॉस्टल वार्डन में ये सब क्वेश्चन जो है वो पहली बार इंक्लूड हुआ है, लेकिन राजस्थान वगैरह जो दूसरे स्टेट हैं वहां पर इन टॉपिक्स को पहले से भी एग्जाम में शामिल किया हुआ है। तो हमने ये प्रयास किया है कि इन सभी टॉपिक्स के जो क्वेश्चन उन स्टेट्स के एग्जाम में आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने उठा लिया है, क्योंकि निश्चित तौर पर पॉसिबिलिटीज बनती है कि क्वेश्चंस को वहां से उठा के दोबारा पूछा जाए। योग सकारात्मक स्वास्थ्य में कैसे सहायता करता है? योग सकारात्मक स्वास्थ्य में कैसे सहायता करता है? यह भावनाओं के नियमन में सहायता करता है। योगाभ्यास चिंता और असुरक्षा को कम करता है। तो भावनाओं के नियमन में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। और योगाभ्यास चिंता और असुरक्षा को कम करता है, ये भी सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 25 आपके सामने है। एक शैक्षणिक वर्ष में एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीआई के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? क्वेश्चन को ठीक से समझने का प्रयास करना है। पूछा क्या हुआ है? एक शैक्षणिक वर्ष में आरटी के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? तो जो प्राथमिक स्कूल के टीचर्स होंगे वो एक शैक्षणिक सत्र में कितने कार्य दिवस उनके होने चाहिए? 180 दिन, 220 दिन, 200 दिन, 230 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 200 दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही अगला प्रश्न है आपके सामने। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीआई के तहत स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? तो जब ये आ जाए आपका 6 से 8, मतलब ये माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 220 दिन।
है ना। प्राथमिक के लिए 200 दिन और 6 से 8 माध्यमिक के लिए 220 दिन। तो बी इसका जो है वो सही आंसर है। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीआई के तहत स्कूल में 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए कितने घंटे का शिक्षण, कितने शिक्षण घंटे अनिवार्य है, कितने शिक्षण घंटे अनिवार्य, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 800 घंटे। पहले मालूम नहीं भी मालूम रहा हो तो अब हमेशा के लिए आपको मालूम होना चाहिए कितना, 800 घंटे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीआई के तहत स्कूल में 6 से 8 तक के निर्धारित शिक्षकों के लिए कितने शिक्षण घंटे अनिवार्य है। तो 1 से 5 तक की बात हुई, अब वही प्रश्न 6 से 8 तक के लिए है। तो 6 से 8 तक की बात जब होगी तो सही आंसर क्या है, कमेंट करके आप लोग बताएं इसका। 6 से 8 तक की जब बात होगी तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका 1400 घंटे। कितने घंटे, 1400 घंटे, है ना भाई, ध्यान रखना। तो 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक की क्लास होगी तो फिर 800 घंटे, और 6 से लेकर 8 तक की बात होगी तो 1400 घंटे शिक्षण घंटे जो है वो अनिवार्य है आरटीआई के। आरटीआई अधिनियम की किस धारा और उपधारा के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है धारा 28, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 29 का ऑप्शन बी सही आंसर है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत बच्चों की निःशुल्क दाखिला होनी है, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। सी इसका सही उत्तर है 25%, 25%, सी इसका सही आंसर है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य निभाना चाहिए। इसमें ABCD टाइप नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, फिर भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, क्या ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य निभाना चाहिए। स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना, पाठ्यक्रम को संचालित और पूर्ण करना, एक निर्धारित समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका सही उत्तर, देखिएगा ABC जो तीनों हैं वो उसी कर्तव्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 31 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर देखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है, किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है ना। तो इसकी क्लासेस मैंने ली थी और बताया भी हुआ है उसमें 6 से 14 वर्ष। तो देखते हैं ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 16 वर्ष। तो प्रश्न क्रमांक 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 33 शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। ठीक है, समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है वो किस कॉन्सेप्ट पर है, किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। ठीक, व्यवहारवादी सिद्धांत, दिव्यांगजन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं, व्यवहारवादी सिद्धांत भी नहीं है, एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, दिव्यांगजन को मुख्य से व्यावसायिक शिक्षण, ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सी, एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 34 आपके सामने है। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्धारित करता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शैक्षिक विषयों तक सीमित, लगातार परीक्षण द्वारा सावधानी पूर्वक निगरानी करके, एक बच्चे के अनुकूल तरीके से गतिविधियों के माध्यम से, अतिरिक्त कोचिंग द्वारा समर्थित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, एक बच्चे के अनुकूल तरीके से गतिविधियों के माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 34 जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 35 आपके सामने है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है। ठीक है, किसी स्टूडेंट को किस किस स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है। तो किसी भी सरकारी स्कूल में, निजी स्कूल में,
गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल में और सभी स्कूल में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी स्कूलों में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है। रोजर्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण शैक्षिक नवाचार का नहीं है? कौन सा चरण शैक्षिक नवाचार का नहीं है ये बताना है। तो शैक्षिक नवाचार का चरण संज्ञान है, रुचि है, परीक्षण है, पूछताछ जो है वो नवाचार का, शैक्षिक नवाचार का चरण नहीं है। पूछताछ तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। आगे के लिए आपको दिमाग में ये मालूम होना चाहिए कि शैक्षिक नवाचार का चरण संज्ञान, रुचि, परीक्षण है। रोजर्स के अनुसार शैक्षिक नवाचार के कितने चरण हैं? रोजर्स के अनुसार शैक्षिक नवाचार के कितने चरण हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, शैक्षिक नवाचार के 5 चरण है। शैक्षिक नवाचार के 5 चरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। शैक्षणिक सेवाओं हेतु पूर्णतया समर्थित देश का पहला उपग्रह कौन सा है? शैक्षणिक सेवाओं के लिए कौन सा? तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एड्यूसेट जो है ये पहला उपग्रह है जो सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित है, एजुकेशनल सर्विस के लिए डेडिकेटेड है। स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, प्रोजेक्ट स्माइल का फुल फॉर्म बताना है, पूर्ण रूप यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा, इस सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग, आपको यदि इसका सही आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इन्हेंसमेंट, सोशल मीडिया इंटरेक्शन फॉर लर्निंग इन्हेंसमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट क्या है इसका सही आंसर? स्माइल का पूर्ण रूप हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। आदिवासी क्षेत्रों में 10 बच्चों की संख्या पर खुलने वाला विद्यालय कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सिर्फ 10 बच्चों की संख्या पर खुलने वाला विद्यालय कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 40। इसका सही उत्तर है ज्ञान ज्योति, है ना। आदिवासी क्षेत्रों में खुलने वाला स्कूल ज्ञान ज्योति, सिर्फ 10 बच्चों की संख्या पर इस स्कूल को खोला जा सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41 आपके सामने है, विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है? तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना है आईसीटी, आईसीटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईसीटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न है और यह प्रश्न पहले भी और परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ में कब लागू हुई ये पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में लागू हुई है 22 जनवरी 2015 से। तो बी इसका जो है सही उत्तर है। छात्रावास एवं आश्रम का उद्देश्य क्या है? प्रश्न क्रमांक 43 आपके सामने है। छात्रावास और आश्रम का उद्देश्य क्या है ये हमको बताना है। विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करना, विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ना, पर्यावरण शिक्षण की संरक्षण की शिक्षा देना, ये तीनों नहीं है। विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, छात्रावास एवं आश्रम योजना का उद्देश्य यही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, छात्र भोजन सहाय योजना कब शुरू हुई? छात्र भोजन सहाय योजना कब शुरू हुई? यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आंसर कमेंट करके मुझ तक भी पहुंचाने का कष्ट कीजिए, इतनी तकलीफ उठाइए। ठीक, छात्र भोजन सहाय योजना कब शुरू की गई, है ना। तो इसमें देखेंगे 2000, 2001, 2005-6, 2010-11, 2015-16। तो ये है आपका 2005-6 में शुरू की गई है। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005-6। विशेष शिक्षण केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है? विशेष शिक्षण केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है? इस खेलकूद के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को कला क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, कमजोरी को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था और आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो विशेष शिक्षण केंद्र योजना का उद्देश्य जो है ये है आपका कमजोरी को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। जो प्रयास और जो एडिशनल क्लासेस हॉस्टल में जो उपलब्ध कराई जाती है उसी की हम बात कर रहे हैं।
स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना कब शुरू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ तन एवं स्वस्थ मन योजना कब शुरू की गई? तो ये आपका 2007-8 से शुरू किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 46 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को लेकर के। छात्रावास एवं आश्रमों में कुल कितने छात्रावास और आश्रम संचालित हैं? ये भी पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं मुझे। कुल कितने छात्रावास और आश्रम संचालित हैं? तो 3273। बी जो है इसका सही उत्तर है। ये पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। छात्र भोजन सहाय योजना में प्रति विद्यार्थी प्रति माह कितनी राशि उपलब्ध होती है? छात्र भोजन सहाय योजना के अंतर्गत प्रति विद्यार्थी प्रति माह कितनी राशि उपलब्ध होती है, यह आपको बताना है। प्रति विद्यार्थी प्रति माह कितनी राशि उपलब्ध होती है? प्रश्न क्रमांक 48। तो इसका सही उत्तर है 500 रुपए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 500 रुपए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 500 रुपए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और मैंने पहले ही बताया है कि एक शैक्षणिक सत्र में कितने होते हैं? 10 माह होते हैं। तो ये जो छात्रवृत्ति है, ये जो सहायता है, ये 10 माह के हिसाब से उपलब्ध होता है। विशेष शिक्षण केंद्र योजना में किसे अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? विशेष शिक्षण, इसी प्रश्न के ऊपर अभी हमारी बात हुई थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र, ठीक है, खेल में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र, कुछ विषय में कमजोर छात्र और रोजगार की तैयारी करने वाले छात्र। तो कुछ विषय में कमजोर छात्र, इसके ऊपर पहले भी हमारी बातचीत हुई है। तो प्रश्न क्रमांक 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुछ विषय में कमजोर छात्र। स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना में माह में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कितनी बार होना है? तो एक माह में 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण होना है। ऑप्शन बी प्रश्न क्रमांक 50 का सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51। छात्रावास और आश्रम के लिए प्रति माह प्रति छात्र की छात्रवृत्ति कितनी है? ऑप्शन ए 800 रुपए, ऑप्शन बी 900 रुपए, ऑप्शन सी 1000 रुपए और ऑप्शन डी 1100 रुपए, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छात्रावास एवं आश्रम के लिए प्रति माह प्रति छात्र की जो छात्रवृत्ति राशि है वो कितनी है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 900 रुपए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्या? 900 रुपए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 900 रुपए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 52। विशेष शिक्षण केंद्र योजना के अंतर्गत किन विषयों का अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाता है? विशेष शिक्षण केंद्र योजना, फिर से वही आ गया, खेल, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य और कला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, है ना, गणित विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स, मतलब इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड कॉमर्स, इन सभी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं जो है उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, देखेंगे। प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना की पात्रता हेतु कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस योजना की पात्रता हेतु 45% अंक अनिवार्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति की राशि कितनी है? छात्रवृत्ति की राशि कितनी है ये हमको बताना है। तो छात्रवृत्ति की राशि है 500 रुपए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 55 आपके सामने। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना किसके लिए है? इसके हितग्राही कौन है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ST SC है ना भी, ST SC। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की कन्याओं के लिए। ठीक, किस योजना में छात्रों के विभिन्न रुचियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है? ठीक है, छात्रों के विभिन्न रुचियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। किस योजना के अंतर्गत ये हमको बताना है। ठीक है, विद्यार्थी कल्याण योजना, प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, कोई भी नहीं। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभिन्न रुचियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 57 आपके सामने है। किस योजना में कक्षा 6वीं में
प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं पात्र हैं कक्षा 6वीं के लिए। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत पात्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विद्यार्थी कल्याण योजना, है ना। तो किस योजना में 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं पात्र हैं कक्षा 6वीं में प्रथम बार। प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, तो इसका सही उत्तर होगा कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 57। आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 58। किस योजना में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं प्रावीण्य के लिए प्राप्त होती हैं, तो फिर से आपका वही आंसर है सी, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, किस योजना में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश का प्रोत्साहन है, तो व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश का प्रोत्साहन ऑप्शन ए है आपका विद्यार्थी कल्याण योजना, इसका सही उत्तर है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ये आपको बताना है। कितनी वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ठीक है, तो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है आपका रुपए 500 प्रति वर्ष। ठीक है, कितनी वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, तो 500 रुपए प्रति वर्ष। अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवासी को सालाना कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो सालाना कितनी राशि प्रदान की जाती है आपको बताना है। तो ये आपका सालाना अमाउंट है 3500 रुपए, जो मेरी पिछली क्लासेस है उसमें यह मैंने आपको बताया भी हुआ है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3500। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत SC ST मेधावी छात्रों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 62 ST SC को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो इसका सही उत्तर है आपका 15,000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका 15,000 रुपए प्रदान की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छात्र दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आते हैं प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राएं, केवल महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं, सरकारी कर्मचारियों की संतान, गैर सरकारी कर्मचारियों की संतान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, कमेंट करके आप लोग बताएं। छात्र दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आते हैं प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राएं, ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, छात्र दुर्घटना बीमा में मृत्यु या पूर्व अपंगता की स्थिति में कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, मृत्यु या पूर्व अपंगता, पिछली क्लासेस को देखिएगा मैंने बताया भी हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1 लाख रुपए। आंशिक अपंगता की स्थिति में छात्र दुर्घटना बीमा से कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ पर आंशिक अपंगता की बात हुई है, ये भी पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, तो आंशिक अपंगता की स्थिति में आपका 50,000 रुपए, सी इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 65 का, 50,000 रुपए की क्षतिपूर्ति अधिकतम प्राप्त होती है। वैश्विक उपचार हेतु अधिकतम कितने रुपए द्वारा दुर्घटना बीमा में मिलते हैं, तो वैश्विक उपचार के लिए अधिकतम 25,000 रुपये, सी इसका सही उत्तर है, दुर्घटना बीमा में मिलते हैं। ये सब कुछ पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब चैनल द CGPSC कोच के प्लेलिस्ट में देखिए, सारी क्लासेस डली हुई हैं हॉस्टल वार्डन की प्रिपरेशन को लेकर के। छात्र दुर्घटना बीमा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, छात्र दुर्घटना बीमा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, छात्र दुर्घटना बीमा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। छात्रों को पैसे देना, छात्रों को दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना, छात्रों का किसी बड़े अस्पताल में इलाज, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इसका सही आंसर है, छात्रों को दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हॉस्टल वार्डन के प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से 99 रुपीज, सिर्फ 99 रुपए की फीस में ऑनलाइन टेस्ट हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध कराया हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसको आप द CGPSC कोच एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 38 टेस्ट विद करंट अफेयर्स, करंट के क्वेश्चंस के साथ सब्जेक्ट वाइज है, और 10 आपके मॉडल पेपर है विद अपडेटेड डेटा के अनुसार करंट के क्वेश्चंस के साथ, और इसमें 5 मॉडल पेपर जो है ये आपका
सितंबर में हम और उपलब्ध कराएंगे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग वहां पर बड़े स्तर पर कीजिए, बार बार कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव बुक के क्वेश्चंस दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो प्रैक्टिस आपको जबरदस्त तरीके से करनी है, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। छात्रावासी को सालाना कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। कितनी छात्रवृत्ति सालाना मिलेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8,000। कितना? 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति जो है वो सालाना प्राप्त होगी। ठीक, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। गैर छात्रावासी को सालाना कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी? गैर छात्रावासी को सालाना कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3500 रुपए। गैर छात्रावासी को सालाना कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3500 रुपए। ये आपको ध्यान में रखना है। छात्रावासी को कितने माहों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है? ये भी मैंने बताया हुआ है, 10 माह के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, बीपीएल छात्रवृत्ति की शुरुआत कब हुई? बीपीएल छात्रवृत्ति की शुरुआत कब हुई? तो बीपीएल छात्रवृत्ति की शुरुआत हुई है आपका बी है इसका सही उत्तर 2005-6 से। बीपीएल छात्रवृत्ति की शुरुआत 2005-6 से हुई है। स्नातक स्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति महीने कितनी धनराशि मिलती है? प्रति माह कितनी धनराशि की छात्रवृत्ति मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 300 रुपये इसका सही उत्तर है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति में कितने महीने की धनराशि प्राप्त होती है? स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को कितने महीने में, छात्रों को छात्रवृत्ति में कितने महीने की धनराशि, महीने में कितनी धनराशि प्राप्त होती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका 500 रुपए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 500 रुपए। कितने माह तक स्नातक स्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है? तो यहाँ पर भी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 माह तक। कितना? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 10 माह तक जो है छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। बीपीएल बुक बैंक योजना की शुरुआत कब हुई है? तो देखेंगे बीपीएल बुक बैंक योजना की शुरुआत हुई है 2005 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 2005 में बीपीएल बुक बैंक योजना की शुरुआत हुई है। बीपीएल बुक बैंक योजना किसके द्वारा संचालित है? तो ये जो है राज्य सरकार द्वारा संचालित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, राज्य सरकार द्वारा संचालित है। बीपीएल बुक बैंक योजना किस स्तर पर प्राथमिकता देती है? क्वेश्चन नंबर 77 किस स्तर पर प्राथमिकता देती है? तो ये है आपका प्राथमिक शिक्षा स्तर पर नहीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, बीपीएल बुक बैंक योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्राथमिकता देती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त स्टेशनरी पुस्तक प्रदाय योजना की न्यूनतम पात्रता क्या है? तो स्नातक स्तर पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, स्नातक स्तर पर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, स्नातक स्तर पर। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यार्थी कितने रुपए की स्टेशनरी प्रदान की जाती है? अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, कितने रुपए की स्टेशनरी प्रदान की जाती है ये आपको बताना है। 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए और 300 रुपए। तो एक महीने के लिए 50 रुपए की स्टेशनरी पर्याप्त है। ऑप्शन बी 50 रुपए इसका सही उत्तर है। स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रति 2 विद्यार्थी कितने रुपए की पुस्तकें प्रदान की जाती है? प्रति 2 विद्यार्थी कितने रुपए की पुस्तकें प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितने रुपए की पुस्तकें प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 800 रुपए जो है प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है। योजना के तहत, ठीक है, कौन सी योजना के तहत? बुक बैंक योजना की बात हो रही है हमारी, ठीक है, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें देखते हैं योजना के तहत कितने रुपए की पुस्तकें स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। ठीक है, कितने रुपए की पुस्तकें स्नातक विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे तो
स्नातक स्तर पर 600 रुपए की पुस्तकें प्रदान की जाती है। बी इसका सही उत्तर है, 600 रुपए। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना किसके लिए है? मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना किसके लिए है? अनुसूचित जाति की विद्यार्थियों के लिए है, आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए है, नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना का प्रारंभ वर्ष क्या है? यह योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई है, ये हमको बताना है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई है, तो ये भी क्लास में बताया हुआ है। प्रश्न का उत्तर है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ऑप्शन बी 2010, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना प्रारंभ 2010 से हुई है। आस्था गुरुकुल विद्यालय किस जिले में संचालित है, ये भी क्लास में बताया हुआ है, दंतेवाड़ा जिला। ऑप्शन ए दंतेवाड़ा जो है इसका सही उत्तर है। फिर आस्था गुरुकुल विद्यालय में कक्षाएं कौन कौन सी होती है? दंतेवाड़ा में जो आस्था गुरुकुल है वहाँ कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं, ये आपको बताना है। कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 12, 6 से 12 और 1 से 8। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 1 से 12। आस्था गुरुकुल में क्लास 1 to 12 क्लासेस होती हैं। आस्था योजना की शुरुआत कब हुई? अभी आपको क्या बताना है, आस्था योजना की शुरुआत कब हुई? 2005, 2007, 2010 और 2015। तो सही आंसर इसका क्या है, कमेंट करके आप लोग बताएं। आस्था योजना की शुरुआत कब हुई? ये आपकी शुरुआत हुई है 2007 में। एक बार इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूं। आस्था योजना 86, हाँ, इसकी शुरुआत हुई है 2007 में। ठीक, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निष्ठा योजना किस जिले में लागू की गई? है ना, ये भी पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया हुआ है। निष्ठा योजना किस जिले में लागू की गई थी? तो ये आपका राजनांदगांव में लागू की गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निष्ठा योजना बंद हो चुकी है, कब बंद की गई है? निष्ठा योजना कब बंद की गई है? ये आपका 2020-21 से निष्ठा योजना को बंद कर दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 89, अगला जो प्रश्न है आपके सामने, किस संस्था में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनटीएससी, सीए, सीएस, सीएमए और क्लेट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान की जाती है? इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा और होना भी चाहिए। तत्काल कमेंट करके आंसर दें। ऑप्शन डी प्रयास जो है इसका सही उत्तर है। कितने प्रयास आवासीय विद्यालय वर्तमान में संचालित है, ये भी क्लास में बताया हुआ है। 14 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। सहयोग योजना द्वारा उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता किस वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है? ठीक है, आर्थिक सहायता किस वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर सहयोग योजना, इसके ऊपर भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जैसे क्लास 12 के आगे, है ना। तो 12वीं, ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या है? 12वीं, है ना। 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में फाइनेंशियल दिक्कत हो रहा है, तब के लिए। फिर देखिएगा, योजना सहयोग का मुख्यालय कहाँ है? सहयोग योजना का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर नहीं है, दुर्ग नहीं है, ठीक है, बिलासपुर नहीं, दंतेवाड़ा। तो यह ध्यान रखिएगा, सहयोग योजना का मुख्यालय कहाँ है? दंतेवाड़ा है। ये भी क्लास में बताया हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है? प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा में किस कक्षा तक की शिक्षा जो है सम्मिलित है? तो प्रारंभिक शिक्षा में आपका कक्षा 1 से 8 आता है ना, ध्यान रखिएगा। कक्षा 1 से 8 जो है प्रारंभिक शिक्षा में आता है और शिक्षा का अधिकार के तहत, है ना, ये आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखो आ गया, के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र का एक बालक जो पहले किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 94, ध्यान रखिएगा। उसके मौखिक साक्षात्कार के अनुरूप नहीं, ज्ञान की स्तर के अनुरूप नहीं, उसकी आयु के अनुरूप उसको प्रवेश दिया जाएगा, अनुवीक्षण के अनुरूप भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी। बहुत बढ़िया प्रश्न है अपने आप में ये। उसकी आयु के अनुरूप उसको प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्लास में पढ़ाया भी हुआ है।
कमेंट करके तत्काल इसका आंसर आप लोग बताएं। ठीक है, किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? ठीक है, अध्याय 4 ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है अध्याय 4 में। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई 2009 के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए, ठीक है, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया हुआ था। प्राथमिक शिक्षकों के लिए 200 दिन और माध्यमिक शिक्षकों के लिए 220 दिन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रति सप्ताह। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो वार्षिक था, अभी बताना है प्रति सप्ताह कितने कार्य दिवस जो है निर्धारित हैं। तो इसका सही उत्तर है 45 घंटे। कितना? 45 घंटे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने, भारत में शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है? तो मूल अधिकार के ऊपर क्लासेस हुई है, संविधान में भी मैंने बताया है और खेल शिक्षा योगा वाला जो भाग था उसमें भी मैंने बताया है। शैक्षणिक अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 21 का 21A। शिक्षकों को मौलिक अधिकार के रूप में बनाने के लिए संविधान में किस तिथि को संशोधन किया हुआ है? शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अपनाने के लिए किस तिथि को संशोधन हुआ है? ये डेट यहाँ पर हमको आपको बताना है। तो डेट है आपका 2 दिसंबर 2002। लागू होने वाला डेट नहीं है, किस तिथि को संशोधन किया गया? तो 2 दिसंबर 2002 को, हालांकि ये 2010 में लागू हुआ है। 2009 में कौन सा अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार बनाया गया? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऑप्शन ए जो है RTE इसका सही आंसर है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक, तो ये पहले 100 क्वेश्चन हुए हॉस्टल वार्डन ऑब्जेक्टिव बुक में। ये सारा क्वेश्चन उपलब्ध है विद आंसर। ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ की डिमांड ना करें। हॉस्टल वार्डन ऑब्जेक्टिव बुक जो है वो इस कवर पेज के साथ आपको इजिली मिल जाएगी। यदि नहीं मिल रही हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कहाँ मिल सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बिलासपुर में आपका एलोरा बुक डिपो है, अंश बुक चॉइस है। इसके अलावा रायपुर में आपका अनिल पब्लिकेशन, गोल मार्केट, दर्जी लाइन, फिर गुप्ता पुस्तक मंदिर रायपुर में ही। इसके अलावा अंबिकापुर, दंतेवाड़ा में भी सभी जगह उपलब्ध है। और एक चीज मैं आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, क्योंकि समय बहुत कम है, यदि किताब आसानी से आपके आसपास उपलब्ध नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 8103166665 इस नंबर पर व्हाट्सएप में आप मैसेज करके पूछ लीजिए कि कौन सी बुक आपको चाहिए और क्या अमाउंट और क्या उसका प्रोसीजर क्या है। तो बुक को अपने एड्रेस पर मंगाने की प्रक्रिया को जानने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से एक तो आप एलोरा बुक डिपो का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और वहां से बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप में मैसेज करके आप जो भी बुक आपको चाहिए उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए गूगल प्ले स्टोर से द CGPSC कोच ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करें। देखिए, समय अभी भी पर्याप्त है। जो स्टूडेंट आज से अपनी तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बस सही तरह से सही डायरेक्शन में जाकर के पढ़ाई करना है। बहुत बार आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, यार ये तो 2 महीने पढ़ा और इसका सिलेक्शन हो गया। तो उसका कारण ये होता है कि उनके पास सही मार्गदर्शन और सही कंटेंट होता है पढ़ने के लिए। तो मैं और मेरे और सौरभ सर के द्वारा हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि यूट्यूब में निःशुल्क क्लासेस के साथ साथ जब नोट्स की समस्या आई तो हमने सब्जेक्टिव बुक आप लोगों के लिए बनाया, प्रैक्टिस की डिमांड रही तो ऑब्जेक्टिव बुक हम लोगों ने आपके लिए बनाया। तो ओवरऑल हमारा जो पूरा प्रयास है वो आपको आपके सिलेक्शन तक लेकर जाना है। इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और एक चीज आपको मैं जबरदस्त बता दूं, आप तैयारी करना शुरू करो बिना रुके, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा, इस बात की तो मेरी गारंटी। अगली क्लासेस में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। निश्चिंत रहिए,
समय से पहले कोर्स भी कंप्लीट होगा, हिंदी और इंग्लिश की भी क्लासेस होंगी और उसके बाद मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा तकलीफ आपको ये भी उठाना है कि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्लासेस का फीडबैक को लेकर के, और शेयर करना न भूलिए। अभी लगातार पढ़ना है, रुकना नहीं है, डटे रहना है।